नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर वैदिक ज्योतिष के ऊपर प्रामाणिक और रोचक सामग्री मिलती रहे। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा, जो हमारे सबसे नजदीक ग्रह है, विज्ञान इसे ग्रह नहीं मानती लेकिन ज्योतिष इसे ग्रह मानता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो धरती की परिक्रमा करता है और हमारे यानी कि धरती के सबसे नजदीक चंद्रमा है। इसलिए मनुष्यों पर और जो वनस्पति है उस पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे पड़ाव, छठे पड़ाव, 8वें पड़ाव, 11वें पड़ाव और 12वें पड़ाव, तो ये जातक को क्या शुभ फल देगा। देखिए, ये पांचों भाव, खास करके चारों भाव 3, 6, 8 और 12 ज्योतिष में इतने अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए मैंने सोचा कि इसमें चंद्रमा के शुभ प्रभावों के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। मुझे कई कमेंट प्राप्त होते हैं कि जी आप तो छठे, 8वें और 12वें भाव को बहुत अच्छा भाव कहते हैं और आपके वीडियोज में इनके बारे में बहुत ही श्लाघा की होती है, यानी कि आप बोलते हैं कि ये भाव जातक को बहुत ज़्यादा लाभ देने वाले भाव है। देखिए, सभी ग्रह सभी स्थानों में शुभ प्रभाव भी देते हैं, अशुभ प्रभाव भी देते हैं। केंद्र में पड़े हों, त्रिकोण में पड़े हों, जिसे हम बहुत शुभ भाव कहते हैं, उसमें भी ग्रह शुभ फल भी देते हैं, अशुभ फल भी देते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि सबसे शुभ ग्रह जिसको हम मानते हैं वो है बृहस्पति, गुरु है बृहस्पति। अगर बृहस्पति 5वें भाव में आ जाए और अकेला पड़ा हो, इसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ी हो, तो जातक को पुरुष संतान देने में, यानी लड़का संतान देने में ये विघ्नकारी होता है। और अगर अपने घर में आ जाए या इससे 5वें यानी बृहस्पति से 5वें में भी अशुभ ग्रह आ जाए, तो भाई बहुत ही विघ्न से जातक को लड़का संतान प्राप्त होती है। देखिए, बृहस्पति ने भी त्रिकोण में शुभ फल दे दिया। अब दूसरी एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। अगर 7वें भाव में शुक्र अपने घर का पड़ा हो, यानी कि दूसरी राशि का पड़ा हो या 7वीं राशि का पड़ा हो, अकेला पड़ा हो, तो भाई उस जातक का जो दाम्पत्य जीवन होता है, यानी अगर पुरुष हो तो उसको स्त्री के सुख में बहुत कमी आ जाती है, अगर स्त्री हो तो पुरुष के सुख में बहुत कमी आ जाती है। या तो एक दूसरे का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है या अनबन बहुत रहती है, मतलब एक दूसरे का सुख नहीं मिलता। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि जिनकी कुंडली में शुक्र 7वें भाव में अपने घर का पड़ा है और उसके साथ कोई ग्रह नहीं पड़ा और उन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई,
तो भाई वह अच्छी तरह से कुंडली मिलाकर शादी करे, उससे शादी करे जिसका सातवां भाव बहुत स्ट्रांग हो, ताकि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ सुधार आ सके, कुछ अच्छा चल सके। इसी तरह सूर्य की बात करते हैं, ग्रहों का राजा अगर चौथे भाव में आ जाए तो उस जातक को हार्ट की प्रॉब्लम देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह हो, शुभ हो अशुभ हो, कोई भी भाव हो, केंद्र का भाव हो, त्रिकोण का भाव हो जिसे हम शुभ कहते हैं, तीसरा हो, छठा हो, आठवां हो, 11वां हो, 12वां हो जिसे इतना शुभ नहीं माना जाता, सभी में ग्रह शुभ फल भी देते हैं, अशुभ फल भी देते हैं। चलिए आज के मेन मुद्दे पर आते हैं कि चंद्रमा जो मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, भावनाओं का कारक है, वो तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें भाव में क्या शुभ फल देगा। देखिए, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता। दूसरे ग्रह इसको शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता। राहु इसको अपना परम शत्रु मानता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था और राहु अपना वेश बदलकर देवताओं के बीच में बैठकर अमृत पीने चला गया था, तो चंद्रमा को इसका पता चल गया था कि एक राक्षस हमारे बीच आ गया है और अमृत पीने लग गया है। तो उसने राहु की शिकायत भगवान विष्णु जी को लगा दी थी, जिसके कारण विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से राहु का सर काट दिया था, और जब राहु का सर काटा था तब तक वो अमृत पी चुका था। उसी समय से दो ग्रह बन गए, एक राहु एक केतु, यानी कि एक सर्व बन गया, एक धड़ बन गया। सर तो काट दिया मगर अमर हो चुके थे, क्योंकि अमृत पी चुके थे। इसलिए राहु चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है। अब चंद्रमा शुभ हो, शुभ कब होगा? जब इस पर बृहस्पति, शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, युक्ति का संबंध होगा या दृष्टि का संबंध होगा तो शुभ होगा। सूर्य से जितनी दूर चंद्रमा होगा तो उतना ही शुभ होगा, यानी कि सूर्य से अगर 7 में हो तो सबसे ज्यादा दूर होगा तो सबसे ज्यादा शुभ फल देगा। सूर्य से जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ही शुभ होगा। इसके अलावा पहली राशि में शुभ फल देगा, दूसरी राशि में तो उच्च का होता है, वृषभ का शुभ फल देता है। सूर्य के घर में भी अच्छा फल देता है, शुक्र के घर में 7वीं राशि में अच्छा फल देता है, और बृहस्पति की राशि में तो काफी अच्छा फल देता है। 9वीं राशि में, 12वीं राशि में काफी अच्छा फल देता है। 8वीं राशि में ये वृश्चिक में नीच का हो जाता है, और बुध की राशि में अगर पड़ा हो तीसरी और छठी में तो जातक को मूडी बना देता है। एक ही पल में बहुत खुश हो जाता है और दूसरे पल में गुस्से में आ जाता है। इसके अलावा कृष्ण पक्ष की 9वीं से, यानी कि कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि से शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि तक चंद्रमा थोड़ा वीक रहता है। इसको क्षीण कहते हैं। इसका फल थोड़ा कम मिलता है, अदरवाइज इसका फल बहुत अच्छा मिलता है और किसी भी तिथि में हो बहुत शुभ फल देता है। अब बात करते हैं कि शुभ चंद्रमा अगर तीसरे घर में विराजमान हो। भाई शुभ चंद्रमा तीसरे घर में आ जाए तो जातक सुखी होता है, सभी सुख मिलती हैं उसको जिंदगी में, गुणवान होता है, पराक्रमी होता है। ये बोलती है कि चंद्रमा तो जी सॉफ्ट ग्रह है, जातक के पराक्रम में कमी आएगी, ऐसा नहीं है। चंद्रमा रानी ग्रह है, ट्यून प्लेनेट है। जातक जो काम करने की ठान लेता है वो काम कर छोड़ता है। मेहनत से
पराक्रम से धन कमाने वाला होता है। छोटे भाई बहनों से अच्छा प्रेम होता है अगर चंद्रमा शुभ स्थिति में हो। अगर शुभ प्रभाव में हो तो थोड़ी अनबन रहती है। एक बात और देखने में आई है कि जिनका चंद्रमा तीसरे घर में होता है, अगर उनकी छोटी बहन होगी तो जातक अधिक भाग्यशाली होगा। तीसरे चंद्रमा वाला जातक विद्वान होता है और स्त्रियों का प्यारा होता है, यानी कि स्त्री जाति का जातक प्यारा होता है। अगर स्त्री की कुंडली में पड़ा हो तो वो स्त्री पुरुषों की प्यारी होगी। तो जिसके तीसरे चंद्रमा हो तो जातक के अगर किसी गैर पुरुष या स्त्री से संबंध भी होंगे, स्त्री होगी तो पुरुष से संबंध होंगे, पुरुष हो तो स्त्री से अगर संबंध होंगे, तब भी समाज में आदर नहीं होगा, क्योंकि उसके संबंधों का जल्दी जल्दी किसी को पता नहीं चलता। तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो जातक प्रशांचित होता है, धार्मिक होता है। धार्मिक का मतलब ये नहीं कि मंदिर में जाकर घंटी खड़काए आना, भगवान के आगे माथा रगड़ लेना, इसको धार्मिक नहीं बोलते। जरूरतमंदों की मदद करने वाला होता है। किसी को सहारे की जरूरत हो तो उसका सहारा बनता है। ये सब गुण तीसरे चंद्रमा वाले जातक में होते हैं। हाँ, जिनके तीसरे चंद्रमा हो उनके घर में कोई मेहमान आ जाए तो भाई उनकी अच्छा इज्जतमान करना, चाय पानी पिलाना, पानी जरूर पिलाना, तो आपका भाग्य आपका अधिक साथ देगा। तीसरे चंद्रमा होगा तो उसकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, तो जितना आप मेहमानों की सेवा करेंगे भाग्य आपका अधिक साथ देगा। इसके अलावा जिसके तीसरे चंद्रमा हो शुभ प्रभाव में हो, कम्युनिकेशन की लाइन में, यानी किसी से बातचीत करनी हो, उस क्षेत्र में, सेल्स के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, कविता लिखने के क्षेत्र में भी जातक अच्छी सफलता हासिल करता है, अच्छी प्रसिद्धि हासिल करता है। तो ये तो हो गए तीसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव। अब आगे चलते हैं छठे चंद्रमा के ऊपर। शास्त्रों में लिखा है, जातक चिंतामणि में लिखा है कि जिसके छठे भाव में चंद्रमा होता है, इस तरह का जातक राजा से दुश्मनी करता हुआ, राजा से विरोध करता हुआ भी समाज में पूजनीय होता है। यानी जिसके छठे भाव में चंद्रमा हो वो राजा से भी अगर दुश्मनी कर ले तब भी समाज में उसका अच्छा इज्जतमान बना रहता है। तो भाई इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके छठे भाव में चंद्रमा होगा तो उस जातक में कुछ ना कुछ खासियत तो होगी ही। साथ होगा अधिक, या धनी होगा अधिक, या और कोई ऐसी विशेषता होगी कि राजा से दुश्मनी करने के बाद भी समाज में पूजनीय होगा। आजकल राजा वगैरह तो नहीं रहे, मतलब ये कि जातक गुणवान होगा और जल्दी से जल्दी इससे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेगा, और जो इससे दुश्मनी कर लेगा ऐसा समझ ले कि उसका खराब समय शुरू हो गया, जिसका चंद्रमा छठे पड़ा हो। तो दुश्मनों के लिए बहुत भारी पड़ता है। जिसका चंद्रमा छठे पड़ा हो दुश्मनों को वह लड़ाई झगड़े से नहीं हराता। ऐसा नहीं है कि दुश्मनों के साथ अपने बल का प्रयोग करेगा, वरना कूटनीतिक ढंग से चलता है दुश्मनों के साथ, और कूटनीतिक ढंग से दुश्मनों का नाश करता है। जैसे एक बार अचानक चाणक्य की धोती झाड़ियों में फंस गई, तो चाणक्य ने अपने जो चेले थे उनको आदेश दिया कि एक दूध लाओ और उसमें मीठा डालकर लाओ। ऐसा ही किया, जो उनके सेवक थे दूध ले आए, उसमें मीठा डालकर ले आए, तो चाणक्य ने वो मीठा दूध उस झाड़ी में डाल दिया। तो जो उनके सेवक थे उन्होंने पूछा कि महाराज इस झाड़ी ने तो आपकी धोती फाड़ दी, आपको चोटें भी आ गई कांटों के कारण, मगर आप इसको मीठा दूध पिला रहे हो।
तो चाणक्य ने जवाब दिया कि मैं तो मीठा दूध पिला रहा हूँ ना, तो क्या होगा, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मीठा दूध पिला रहा हूँ। अब क्या होगा, चींटियां आएंगी, इसकी जड़ को आकर खा जाएंगी और इसका सर्वनाश हो जाएगा, जानिए जड़ से ही खत्म हो जाएगा। तो भाई जिसके छठे भाव में चंद्रमा पड़ा हो, इस तरह से वो दुश्मनों का नाश करता है। छठा घर नौकरी का होता है, नौकरी के लिए चंद्रमा बहुत अच्छा है। जिसके छठे घर में चंद्रमा पड़ा हो, अधिक समय के लिए वो बेरोजगार नहीं फिरता, कोई ना कोई काम मिल जाता उसको। कुंडली कितनी पावरफुल है इस पर डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी नौकरी मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई नौकरी उसको मिल जाती है। जितना चंद्रमा शुभ होगा छठे भाव में, जातक का कद उतना ही लंबा होता है, जातक उतना ही सम्मानित होता है, उसको कोई ना कोई सम्मान मिलता ही रहता है। जिनके छठे भाव में चंद्रमा हो, उनको अपनी चेस्ट इन्फेक्शन का, यानी छाती के रोगों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात और देखी गई है, जिनके छठे भाव में चंद्रमा होता है, जिस बीमार की सेवा करते उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर घर में कोई बीमार हो ना, तो छठे घर वाला जिसके छठे घर में चंद्रमा हो, उसको अपने हाथ से उसे दवाई वगैरह खिलानी चाहिए, तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। छठे चंद्रमा वाले जातकों को सलाह दी जाती है कि पानी से दूर रहें, पानी के नजदीक ना जाएं और ना ही कभी पानी के लिए दान करें। अगर इनके पास कोई आ जाए कि जी छबील लगानी है, गर्मी का मौसम है, लोगों को पानी पिलाना है, मीठा जल पिलाना है, तो कह देना भाई और किसी चीज के लिए दान ले लो, मगर पानी के लिए मैं दान नहीं दे सकता, साफ उसको इनकार कर देते। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। बहुत ही विचित्र भाव है आठवां भाव, जिसको देने पर आता है तो बहुत कुछ दे देता है। धन के लिए जहाँ चंद्रमा बहुत अच्छा है, जातक को धनी बनाता है। जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, उसको पता होता है कि किससे किस ढंग से बात करनी है। अगर किसी से गुस्से से भी बात कर ले तो अगले ही क्षण उससे बहुत प्यार से बात कर लेता है, ताकि जातक उसका शत्रु ना बने और उससे रिलेशन अच्छे रहे। शुभ चंद्रमा अष्टम भाव में पड़ा हो तो जातक को अच्छी आयु देता है। इसके अलावा मृत्यु का समय अच्छा होता है जातक का। कई बार इस तरह भी देखने में आया है कि अष्टम भाव में चंद्रमा पड़ा हो तो जातक कई बार बेड पर आ जाता है, लेकिन मौत से पहले उसका दिमाग डेड हो जाता है, ताकि उसको दुख महसूस ही ना हो सके। चाहे मौत के लिए थोड़ा 5-10 दिन का समय लग जाए, लेकिन दिमाग पहले ही डेड हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, मौत का दुख महसूस नहीं होता, जिसके अष्टम भाव में चंद्रमा पड़ा हो। कैरियर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है कैरियर के लिए? कहते हैं जी 8वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक ब्राह्मी बहुत होता है, जातक चिंता बहुत करता है, छोटी छोटी बात को अपने दिल पर ले लेता है। ठीक है, छोटी छोटी बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन जातक का ब्राह्मी होना, जातक का जो चिंता करना, उसके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होता है। जितनी चिंता करेगा उतनी मेहनत करेगा, उतना ही काम अच्छे ढंग से करेगा, एक्यूरेट वर्क करेगा। इस तरह की जातक की कोशिश रहेगी कि मेरे काम में कोई गलती ना हो जाए, तो कैरियर के लिए ये अच्छा होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो उस जातक को भी पानी से दूर रहना चाहिए, बोट राइडिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, स्विमिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। प्रोस्टेट का, पेशाब की बीमारियों का खास ख्याल रखना चाहिए। हर्निया के रोग हो सकते हैं, हर्निया वगैरह के रोग हो तो जल्दी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, ज्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की, 11वें घर की, हाउस ऑफ गेन्स की, लाभ के घर की। जब भाई लाभ के घर में चंद्रमा आ जाए तो आमदनी के लिए बहुत अच्छा है। जातक का बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, मित्र मंडली अच्छी होती है। जातक में इस तरह के गुण होते हैं कि दूसरों को सुखी करने के लिए अपने आप को दुखी कर लेता है।
दूसरों को सुखी करने के लिए अपना कंफर्ट जोन त्याग देता है। इस तरह का जातक बहुत कोऑपरेटिव होता है, बहुत मिलनसार होता है, सोशल वर्क अच्छे करता है, लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करता है, गरीब लोगों का सहारा बनता है। इसकी मित्रता लंबे समय तक चलती है। ये नहीं कि जिससे जरूरत हो, जिससे काम हो, उससे मित्रता कर ली, जब काम निकल गया तो तू कौन तो मैं कौन, इस तरह की नीति नहीं होती। लंबे समय तक इसकी मित्रता चलती है। और स्त्रियां इसकी दोस्त होती हैं। अगर स्त्रियां हो तो पुरुष इसके दोस्त होते हैं। तो ऑपोजिट सेक्स के मित्रों से ये अपने जीवन में लाभ हासिल करता है। आर्थिक रूप से भी कर सकता है, इमोशनली भी कर सकता है, और किसी सलाह के रूप में भी कर सकता है। ऑपोजिट सेक्स के मित्र इसको इसके जीवन में लाभ देते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इसके दोस्त भी बढ़ते जाते हैं। इसकी संतान संस्कारी होती है, अच्छे गुणों से युक्त होती है। ये जातक अपने धन का अच्छा उपयोग करता है, ये नहीं कि ऐसे उड़ा दिया। इसको चेस्ट इन्फेक्शन, छाती की बीमारियां, किडनी के रोग, पेशाब के रोग और लिवर के रोगों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं 12वें भाव में चंद्रमा हो। सबसे आखिर वाला भाव है मोक्ष का भाव, इसे कहते हैं। जीवन मरण से के चक्कर से जो भाव हमें छुड़वाता है वो है द्वादश भाव, 12वां भाव। तो भाई 12वें चंद्रमा हो तो इस तरह के जातकों का शुभ हो, अगर तो इस तरह के जातकों का जो खर्च होता है अच्छे कामों पर होता है। इस तरह के जातकों में त्याग की भावना होती है, बीमारों की सहायता करने वाले होते हैं। अगर धन हो तो चैरिटी होम खुलवा देते हैं, जहाँ बुजुर्गों की सेवा हो, इस तरह के होम खुलवा देते हैं। जन्मभूमि से दूर काम करें, विदेशों में काम करें तो वहाँ अच्छी सफलता हासिल करते देखे गए हैं। दानी होते हैं जिनके 12वें भाव में चंद्रमा हो, और इनका मन चंचल होता है। इनको सलाह दी जाती है कि अगर इनकी ऑपोजिट सेक्स से मित्रता हो तो उन पर अपना अधिकार न समझे। जैसे मान लो किसी की कोई गर्लफ्रेंड है या स्त्री से दोस्ती है, वो किसी और से उसकी दोस्ती हो गई तो इनको बहुत स्ट्रेस हो जाती है, बहुत डिप्रेशन हो जाती है। इस तरह नहीं करना, किसी पर अपना अधिकार नहीं जमाना। ये तो भाई दुनिया है, ऐसे ही चलती है। तो इस तरह की बात को अपने मन पर नहीं लगाना। तो ये तो मेरा वीडियो था कि तीसरे, छठे, 8वें, 11वें और 12वें भाव में जातक को चंद्रमा का क्या शुभ फल मिलता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।